नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए निर्विरोध चुने गए सभी प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत बीजेपी के 8 उम्मीदवारों का चुनाव। बीएसपी और एसपी के खाते में गई एक सीट। उत्तराखंड से बीजेपी के नरेश बंसल निर्विरोध निर्वाचित। राज्यसभा की अगुवाई वाली विभाग संबंधित 8 अस्थायी संसदीय समितियों ने 2019-20 में किया शानदार कामकाज। 2 घंटे से अधिक रहा 117 बैठकों का औसत समय, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर कल होगी वोटिंग। 2,85,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे 1,463 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला। 10 राज्यों में 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी कल। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बदलाव लाने के प्रयासों को पूरी तरह से किया खारिज। कहा, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा, इसे तुरंत खाली करे पाकिस्तान। और भारत में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 91.5% से अधिक। देश भर में कोविड नमूनों के कुल परीक्षण का आंकड़ा रिकॉर्ड 11 करोड़ के पार। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से 10 और उत्तराखंड से 1 सीट पर होने वाले चुनावों के नतीजे जारी हो गए हैं। चुनाव आयोग ने आज इन सीटों पर विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। इनमें 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार चुने गए। उच्च सदन में पहुंचे लोगों में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी बृजलाल, नीरज शेखर, हरद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम को चुना गया। 25 नवंबर को राज्यसभा के 10 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें 3 सांसद बीजेपी के, 4 समाजवादी पार्टी के, 2 बीएसपी के और 1 कांग्रेस सांसद शामिल हैं। इधर उत्तराखंड से राज्यसभा की 1 सीट के लिए हुए चुनाव में एकमात्र बीजेपी उम्मीदवार नरेश बंसल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। राज्यसभा की ये सीट 25 नवंबर को खाली हो रही है। फिलहाल कांग्रेस के राज बब्बर इस सीट से उच्च सदन के सदस्य हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत राज्यसभा की इन सीटों पर चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। निर्धारित अवधि पूरी होते ही इन प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। बीजेपी सांसद अशोक गस्ती के निधन के बाद खाली हुई कर्नाटक की राज्यसभा सीट के लिए 1 दिसंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आज उपचुनाव की घोषणा की। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 11 नवंबर को जारी की जाएगी और 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 नवंबर तक की गई है। जरूरत पड़ने पर 1 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। माफ कीजिएगा, 1 दिसंबर को। साथ ही सामान्य प्रक्रिया की तरह मतगणना मतदान पूरा होने के 1 घंटे के बाद होगी। 4 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोविड-19 की वजह से अशोक गस्ती का निधन 17 सितंबर को हो गया था।
राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होना था। राज्यसभा की अगुवाई वाली विभाग संबंधित 8 स्थायी संसदीय समितियों ने 2019-20 के दौरान कोरोना महामारी होते हुए भी शानदार कामकाज किया। इन समितियों का बैठने का समय पिछले 3 सालों में सर्वश्रेष्ठ रहा। 2019-20 में इन संसदीय समितियों की बैठकें औसतन 2 घंटे 10 मिनट तक चली। ऐसा पहली बार हुआ है जब समिति की बैठक औसतन 2 घंटे से अधिक रही। इन 8 समितियों ने कुल 254 घंटे 27 मिनट की बैठक की, जो 3 साल में सबसे ज्यादा है। 2019-20 के दौरान इन 8 समितियों की कुल 117 बैठकें हुई। इनमें औसत उपस्थिति करीब 50% रही, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है। वहीं 2017 से 2020 की अवधि में इन 8 समितियों की कुल 300 बैठकें हुईं, जो 571 घंटे 22 मिनट चली। कोरम के बिना आयोजित बैठकों की संख्या में इस साल 10% की गिरावट आई, जो 3 साल में सबसे कम है। 2019-20 के दौरान गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने सबसे ज्यादा अवधि 47 घंटे 27 मिनट तक बैठक की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के निर्देश पर सचिवालय ने राज्यसभा की अगुवाई वाली स्थायी समितियों के पिछले 3 वर्षों के दौरान कामकाज का विश्लेषण किया। सभापति नियमित रूप से समितियों के कामकाज की समीक्षा करते हैं और इन समितियों के अध्यक्षों के साथ बेहतर कामकाज के लिए अपनी चिंताओं को साझा करते हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू समय समय पर राजनीतिक दलों से अपील भी कर चुके हैं कि वे उनकी पार्टी के सांसदों की नियमित रूप से संसदीय स्थायी समितियों की बैठकों में भागीदारी सुनिश्चित करें। बिहार में विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 94 सीटों में राघोपुर, पारू, मीनापुर और अलौली समेत 8 निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं के शरीर का तापमान लिया जाएगा। दूसरे चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 146 महिलाएं और 513 निर्दलीय उम्मीदवार के साथ साथ एक ट्रांसजेंडर प्रत्याशी भी शामिल है। दूसरे चरण में बीजेपी 45, जेडीयू 43 और विकासशील इंसान पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आरजेडी के 56 और कांग्रेस की 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 52, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 36, बीएसपी के 33 और एनसीपी के 29 उम्मीदवार भी दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता इन उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर तीसरे चरण के मतदान के लिए भी बिहार में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। मधेपुरा जिले के आलमनगर और बिहारीगंज, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज, पिपरा और निर्मली में रैलियां की। साथ ही एनडीए को जिताने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए ढाका, रक्सौल, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की जनता से अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सीतामढ़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 15 साल के विकास के आधार पर बिहार की फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सीतामढ़ी में रैली के बाद जेपी नड्डा ने दरभंगा में रोड शो किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज अररिया, सुपौल, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर में चुनावी जनसभाएं की। तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने सीतामढ़ी और समस्तीपुर में चुनावी रैलियां की।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हो चुका है। तीनों चरण के लिए वोटों की गिनती जो है वो 10 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के साथ ही कल 10 राज्यों में 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होगा। इनमें मध्य प्रदेश में 28, गुजरात में 8, उत्तर प्रदेश में 7, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और नागालैंड में 2-2, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 1-1 सीट शामिल है। इन सीटों पर होने वाले उपचुनावों की गिनती भी 10 नवंबर को होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 25 सीटें वो हैं जहां पे कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। बाकी 3 सीट विधायकों के निधन के बाद खाली हो गई थी। इन 28 सीटों के लिए कुल 355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गुजरात में जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इन सभी पर कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई। इन 8 सीटों के लिए कुल 81 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 51 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। कुल 18,75,000 से ज्यादा मतदाता इन उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। मतदान के लिए 3,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे इनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। कर्नाटक में विधानसभा की सिरा और राजेश्वरी नगर की सीट के लिए कल उपचुनाव होगा। सिरा विधानसभा सीट जनता दल सेक्युलर के विधायक बी सत्यनारायण के अगस्त में निधन हो जाने की वजह से खाली हुई, जबकि दूसरी सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक मुन्नी रत्नन के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से खाली हुई। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़ने के बाद ये खाली हो गई थी, जबकि बेरमो सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का मई में निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे की दूसरी किश्त जारी करने का ऐलान किया। स्पेशल बोरोइंग विंडो के तहत इन राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इससे पहले भी सरकार ने पहली किस्त में 6,000 करोड़ रुपए दिए थे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष विंडो विकल्प को चुना है। वहीं केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग इस स्कीम का फायदा 30 नवंबर तक उठा सकते हैं। इसमें एक शर्त है, अगर 30 नवंबर से पहले इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए जारी हो जाते हैं तो इस पहले ही बंद किया जाएगा। अब तक इस स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके जरिए सरकार MSME सेक्टर को मदद दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था निकलती पर छाई कोरोना महामारी की काली छाया घटती नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है अक्टूबर महीने का GST कलेक्शन। इसने 8 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। अक्टूबर महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन 1,05,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। यह रकम पिछले साल अक्टूबर महीने के GST कलेक्शन से करीब 10% ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों से अगर हम तुलना करें तो अक्टूबर महीने का GST कलेक्शन जुलाई महीने के मुकाबले 14% ज्यादा रहा, जबकि अगस्त महीने के मुकाबले अक्टूबर में इसमें 8% जो है वो ज्यादा रहा। सितंबर महीने के मुकाबले इसमें 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर महीने में रेलवे ने भी जबरदस्त माल ढुलाई की। इस महीने रेलवे ने पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा माल ढुलाई की, जबकि माल ढुलाई से होने वाली रेलवे की आमदनी में 9% की वृद्धि हुई। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि उत्तर रेलवे ने अगस्त के दौरान 60 लाख टन की सर्वश्रेष्ठ लदान दर्ज की है।
धान की खरीद 2 करोड़ मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गई है। मौजूदा एमएसपी योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की बम्पर खरीद जारी है। 31 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 204.59 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष केवल 168.87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। इस वर्ष धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुकाबले 21.16% की वृद्धि दर्ज की गई। अकेले पंजाब की बात करें तो यहां पर 142.81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई, जो कि कुल खरीद का 69.8% है। सरकार की ओर से अब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुताबिक 38,627 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरे की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 31 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपने नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10,293 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं। देश भर में मौजूद केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के दरवाजे भी कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए खुल गए। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। असम में 8 महीने के बाद आज उच्च प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षण संस्थान खुल गए। हालांकि छात्रों को उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उनकी उपस्थिति अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगी। हिमाचल प्रदेश में भी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल आज फिर से खुल गए। राज्य में सभी कॉलेजों में सभी कक्षाएं फिर से शुरू हो रही हैं। उत्तराखंड में आज से कक्षा 10वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए। स्कूल आने के लिए छात्रों के अभिभावकों की सहमति अनिवार्य की गई है। आंध्र प्रदेश में भी स्कूल खुल गए। एक दिन छोड़कर क्लासेस चलेंगी। हर क्लासरूम में केवल 16 स्टूडेंट्स बैठेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आज से कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों शाखाओं के पाठ्यक्रम की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई। वहीं मुंबई में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे सोमवार से 753 और लोकल ट्रेनें फिर से चालू करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक विकारों में हो रहे इजाफे के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि सरकार की ओर से दी जा रही कोविड-19 सुविधाओं में मनोरोग संबंधी परामर्श का प्रावधान भी होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर रोगियों को मनोचिकित्सक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराएं। टेलीमेडिसिन और टेलीसाइकियाट्री सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे अस्पतालों में मरीजों के फुटफॉल को कम किया जा सके। देखभालकर्ता रोगी की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में दैनिक अपडेट मुहैया कराते रहें। जो मरीज ओपीडी में नहीं आ सकते, उनके लिए होम विजिट जैसी सेवाएं दी जा सकती हैं, जिसके लिए क्लिनिकल परामर्श की आवश्यकता होगी। एक शोध के अनुसार कोरोना ग्रस्त करीब 30% लोगों में अवसाद, साथ ही 19 से 96% लोगों में अभी घातजन्य तनाव के लक्षण पाए गए हैं। मनोरोग से पीड़ित रोगियों में कोविड ग्रस्त होने पर लक्षणों में इजाफा भी देखा गया है। जीवन शैली में आए बदलाव और भविष्य को लेकर भी लोगों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ी हैं।
भारत कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। कुल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आज 75 लाख को पार कर गया। वहीं 2 महीने के दौरान सक्रिय मामलों के प्रतिशत में 3 गुना से अधिक की कमी देखी गई। 3 सितंबर को सक्रिय मामलों का प्रतिशत 21.16 था। स्वस्थ होने वालों की दर 91.68% हो गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से सक्रिय मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 53,285 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 75,44,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में देश में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 5,61,908 हो गई है। अब कोविड-19 के सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 6.83% रह गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 45,320 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 7,025 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र में 5-5 हजार से अधिक नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के कुल मामले 82,29,313 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 496 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 1,22,000 के पार हो गई है। अब तक देश में कोरोना वायरस की जांच के लिए 11 करोड़ 7 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 8.5 लाख से अधिक टेस्ट कल 1 नवंबर को किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की इस बैठक में शरीक हुए। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रणनीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में त्योहार के मौसम और तापमान में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए रणनीति पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि दुनिया भर में आतंकवादी अपने उद्देश्यों और हरकतों में एकजुट हैं, लेकिन आतंकवाद के शिकार लोगों के बीच अभी तक एकता नहीं बन पाई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अधिकारियों के साथ बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ पूरी दुनिया में आतंकवाद का पोषक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति लेने के लिए अपने को आतंकवाद के शिकार के रूप में पेश करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। विदेश सचिव श्रृंगला बर्लिन में अधिकारियों के अलावा वहां के रणनीतिकारों से भी मिले और उनके सामने भारत की स्थिति को रखा। जर्मनी के साथ संबंधों को और सुदृढ़ होने की संभावना पर विचार किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सप्लाई चेन के विकेंद्रीकरण में भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी की संभावना को समझाया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला एक सप्ताह की यूरोप यात्रा पर हैं। पेरिस से यात्रा की शुरुआत कर वे फिलहाल जर्मनी में हैं और मंगलवार को वे लंदन के अधिकारियों और रणनीतिकारों के साथ मुलाकात करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने यह दोहराया है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कथित गिलगित बाल्टिस्तान भारत का भिन्न हिस्सा है। बयान में यह कहा गया है कि 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हो गया था और ये पूरी तरह से वैध था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इन क्षेत्रों में पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा किया हुआ है और उसे इन क्षेत्रों में एक तरफा बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयासों से क्षेत्र के निवासियों पर पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी कब्जे, मानवाधिकारों के हनन, शोषण और स्वतंत्रता नकारने को छिपाने की उनकी मंशा जाहिर होती है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इन भारतीय क्षेत्रों के दर्जे में बदलाव करने के बजाय पाकिस्तान को तुरंत अवैध कब्जे को खाली कर देना चाहिए। अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव 3 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती चुनाव खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं या उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं। भारत का यह मानना है कि राष्ट्रपति चाहे जो बने, भारत और अमेरिका के संबंधों की रफ्तार बनी रहेगी।
अमेरिकी चुनाव में जीतने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 538 में से 270 मत चाहिए। ये इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका के सभी 50 प्रांतों और राजधानी वॉशिंगटन जिला कोलंबिया के मतदाताओं के मतदान के दौरान चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सभी चुने हुए इलेक्टर 14 दिसंबर को औपचारिक तौर पर वोटिंग के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की औपचारिकता पूरी करते हैं। With just one day to go, both candidates have spared no effort to woo and try and win or garner as much support as they can from the swing states. The swing states, of these 8 are very important, and both of them over the weekend have concentrated all their efforts on Pennsylvania with 20 electoral college votes, followed by North Carolina and Florida. So they've spared no effort. Now the US election system is very different because it is not, the president does not get elected through a system of direct votes, but through an electoral college system, which is something like our presidential election or members of the Rajya Sabha. 3 नवंबर के चुनाव के बाद किस पार्टी के कितने इलेक्टर्स हुए इसका पता चल जाता है कि कौन उम्मीदवार अगला राष्ट्रपति बनेगा। वैसे ही जैसे पार्टी के सांसदों की संख्या के आधार पर पता चल जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नए अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप और बाइडेन में राष्ट्रपति चाहे जो भी बने, भारत के साथ अमेरिका के संबंध वैसे ही रहेंगे। We need to be very clear about one thing. Firstly, India enjoys bipartisan support both amongst the Democrats and the Republicans. The president will have to put together a team to rebuild America internally, both economically and also to paper over the divisions of race, inequality, healthcare and issues like that. अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जो 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1796 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप तक अमेरिका के 45 राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये 46वें राष्ट्रपति का चुनाव है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रामदास जी ने दूसरों की सेवा करने, सभी प्रकार की असमानताओं और भेदभाव को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहिष्णु और सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना के लिए श्री गुरु रामदास जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन से आज मुलाकात की। उन्होंने ट्विटर पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान हुसैन बुरहानुद्दीन ने बोहरा समुदाय की तरफ से समाज की सेवा में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में बातचीत की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।